उसने अपने बॉयफ्रेंड पुष्पदीप को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि सोमवार को इस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आ रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। अब धामी जी पर कौन सा ऐसा प्रेशर है, ये बात आप समझ सकती हैं, क्योंकि जो वीआईपी के रूप में आरोपित हैं वो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। उनके नाम खुलते ही भाजपा का जो ग्राफ है ना, 0 से भी नीचे जाने वाला है और वो जा रहा है। आपको क्या लगता है, वीआईपी को छुपाया जा रहा है या वीआईपी का कोई इतना बड़ा रोल है या नहीं है? वहाँ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए ये लोग आने वाले थे और इसी को लेके पुलकित आर्य जो है अंकिता पे दबाव बना रहा था कि ये लोग आ रहे हैं, ये बड़े नामी लोग हैं, आप इनको एक्स्ट्रा सर्विस देती हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। बीजेपी का आप देखेंगे तो एक बहुत ही मजबूत संगठन वाली पार्टी है, धन भी है, बल भी है, सब कुछ है। आपको लगता है यूकेडी बीजेपी जैसी पार्टी का यहाँ पर सामना कर पाएगी? लेकिन जब सरकार उनकी कॉल रिकॉर्ड नहीं निकालना चाहेगी, उनकी लोकेशन नहीं निकालना चाहेगी, तो फिर उन्हें पकड़ेंगे कैसे? तो आपको क्या लगता है, उर्मिला सनावल ने जो बातें कही हैं, जो उनके वीडियोस हैं, जो उन्होंने ऑडियो दिए हैं सोशल मीडिया पे, कितनी सत्यता हो सकती है उसमें? उस रिजॉर्ट को जो रेणु बिष्ट वहाँ की विधायक थी अमृतसर की, उन्होंने तोड़वा दिया बाकायदा खड़े होके। तो उसके बाद जनता ने कहा कि आप रिजॉर्ट को कैसे तोड़ सकते हैं भाई, आप साक्ष्य कैसे नष्ट कर सकते हो? अगर कोई सरकार बेईमानी करे इन्वेस्टिगेशन में या अपने अपराधियों को बचाने की कोशिश करे तो उन सरकारों को फिर जो है जमीन पर उतारना भी आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि सीबीआई जांच को लंबा खींच लिया जाता है। अगर इस जांच को 5 साल खींच लिया जाए तब इसके जांच का क्या औचित्य है? तब तक तो मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए खत्म ही हो जाएगा। आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई फैसला सुनाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सच जानने आए हैं। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। दरअसल आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो था उसको समर्पित है। देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी का सच हर कोई जानना चाहता है। क्या हुआ था उसके साथ, क्या कहानी थी, कौन वो वीआईपी थे और जो फैसला आया है कितने संतुष्ट हैं हम लोग उस फैसले से। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ वो व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में है जो इस केस से पहले दिन से जुड़े हुए हैं। और जैसा उनका कहना है कि अब तो उन्होंने इस केस में पीएचडी तक कर ली है, अगर उन्हें पीएचडी अवार्ड हो जाए तो वो पूरा का पूरा मटीरियल उनके पास है कि क्या, कब, कैसे, सब कुछ के जवाब उनके पास हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आशुतोष नेगी जी की। उत्तराखंड के एक सच्चे पत्रकार हैं, जागो उत्तराखंड के संपादक हैं और साथ ही साथ यूकेडी के एक बहुत ही कुशल नेता भी हैं। तो आशुतोष नेगी जी वो व्यक्तित्व हैं जो पहले दिन से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल समर्पण भाव के साथ वो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ नजर आए। इस केस को हर दृष्टि से, हर पहलू से जहां तक वो पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया और आज भी फील्ड में, सड़क पर वो अंकिता भंडारी केस को लेकर आप लोगों के बीच हैं। बहुत ही निडर पत्रकारिता उन्होंने इसमें की थी और बहुत ही तरीके से, चाहे वो सत्ता हो, सिस्टम हो या फिर वीआईपी संस्कृति हो, उसके खिलाफ सड़कों से लेकर और जनमानस तक उस केस को उन्होंने पहुंचाया, उस आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। तो बहुत स्वागत करते हैं आशुतोष नेगी जी का और जानते हैं अंकिता भंडारी केस के हर एक पहलू का सच। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आप। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशुतोष जी, जैसे आपने बताया कि आप बहुत पीएचडी तक, अब आप ऐसा लगता है कि आपने पीएचडी कर लिया इस टॉपिक में, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि अंकिता भंडारी वाला जो केस था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपको सबसे पहले कब मालूम पड़ा और क्या आपको लगा था उस वक्त, प्रथम दृष्टि से जब आपने इस केस को सुना, समझा, तब आपको कैसा फील हुआ था? देखिए, 18 सितंबर 2022 की घटना थी जी। और 18 तारीख को तो देखिए रात की घटना थी ये जी। तो ये 19 तारीख को परिजनों को ये पता चला कि भाई वो मिसिंग है और फिर अंकिता के पिताजी वहाँ रिजॉर्ट में गए, लक्ष्मण झूला थाना गए, जैसा आपको पता है कि पटवारियों के पास भी गए कि भाई रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि वो पटवारी क्षेत्र था। जी जी। तो उस दौरान मैं पौड़ी में था और गांव से मुझे फ़ोन आया कि गांव में ऐसा हो गया है। मेरा मूल गांव जो है, अंकिता और मेरा मूल गांव एक ही है, डोगसरकोट। अच्छा। जी जी। तो इस वजह से गांव वालों ने मुझसे संपर्क किया कि आप पत्रकार हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, तो आप इस मामले में
इसका नेतृत्व करिए, इस ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि उस समय तो हम यही सोच रहे थे कि शायद मिसिंग है। हाँ, मिसिंग हम मिसिंग ही सोच रहे थे। और उसके बाद फिर हमने पौड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय में वहाँ पे गांव के लोगों को बुलाया, और उस दिन जिलाधिकारी पौड़ी नहीं थे, कोटद्वार आए हुए थे उस दिन जी। तो वहाँ पे जो एडीएम कोई मैडम थी वो चार्ज में थी, तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि वहीं से पटवारी से आप जो है पुलिस को हैंडओवर करिए, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। और ये कार्रवाई करने के बाद हम लोग फिर लक्ष्मण झूला थाना की तरफ चले गए, क्योंकि वही जो अपराध हुआ था उसी क्षेत्र में हुआ था। अच्छा। ये पहले दिन का जो मुझे याद है, ये घटनाक्रम है। ये 20 सितंबर की बात होगी, 18 सितंबर की घटना हुई है, 19 को पता चला और 20 तारीख को हम लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पहुंच चुके थे तहकीकात करने के लिए कि अंकिता कहाँ चली गई है, वो मिसिंग है या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। जी। मिस हैपनिंग का ख्याल कैसे आया था, क्योंकि ये तो प्रथम जब शुरुआत में बात हुई थी तो फिर आप कह रहे हैं और आपका कहना, और जब जहाँ तक हमारे को भी ध्यान है ये था कि वो मिसिंग है, नहीं मिली, तो फिर ये अनहोनी का ध्यान क्या चीजें थी जिन्होंने अनहोनी का ध्यान? देखिए इस तरह से आया कि जब हम पौड़ी से निकले तो मेरे साथ एक साथी पत्रकार विजय रावत भी थे, जो विजय पथ जिनका अपना चैनल है। जी जी। तो हमने ये पता करने का प्रयास किया कि ये पुल के तारे व्यक्ति कौन है। तो जैसे ही हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उसके बारे में डाला कि ये पुल के तारे के बारे में, विनोद आर्य के बारे में किसी के पास कोई जानकारी हो, तो लोगों ने वहीं फेसबुक पे मैसेज करने शुरू कर दिए। कई लोगों ने हमें फ़ोन करने शुरू कर दिए कि पुलकित आर्य जो है ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। अच्छा। ये क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है और इसने पूर्व में भी इस तरह के किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ गाली गलौज, रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारियों के तनख्वाह न देना, उनका उत्पीड़न करना, और कोविड के दौरान जो है ये उर्गम घाटी पहुंचा हुआ था जबकि पूरा लॉकडाउन था और वहां भी पुलिस ने इसको पकड़ा था। तो ये तमाम चीज़ें आई तो हमें थोड़ा सा डाउट तो हो गया कि भाई ये व्यक्ति जब इस तरह क्रिमिनल माइंड सेट का है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसने कुछ अंकिता के साथ कुछ गलत कर दिया हो। तो इस तरह से ये भाव भी आया कि कहीं उसकी हत्या ना कर दी गई हो। अच्छा, तो जैसे कि वो पूरा प्रकरण चला, सब लोग उस प्रकरण से वाकिफ हैं बहुत अच्छे से, सारे समाचार पत्रों ने, सारे मीडिया ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया। उसमें ये था कि वो फैसला भी हो चुका है और उसमें 3 लोगों को जो है वो उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है, जो अभी रिसेंट अपडेट है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि सजा होने के बाद कितने संतुष्ट थे जी, क्योंकि आप तो सीधा सीधा उस केस से जुड़े थे, तो आप स्वयं में कितने संतुष्ट थे और उसके माता पिता को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग कितना संतुष्ट थे? क्या वो जो निर्णय था वो ऐसा था कि उससे संतुष्ट हुआ जा सके? देखिए उस मामले में जिस तरह से निर्दोष बच्ची थी, वो उसका कोई कसूर नहीं था और उसको केवल हैरेसमेंट करते हुए जब ये अपनी जो इनकी गलत ख्वाहिशें थी उसे पूरा नहीं कर पाए और इन्होंने उसकी हत्या कर दी, तो इतना आक्रोश परिजनों को भी है, हमें भी है, पूरे समाज को है कि हम तो यही चाहते थे कि इन्हें फांसी की सजा हो जाए। लेकिन जिस तरह से केस डेवलप हुआ, कोई डायरेक्ट वहाँ पे इनके खिलाफ वहाँ पे कोई गवाही देने वाला नहीं था कि इन्होंने मारा है इसे। जो भी साक्ष्य थे वो सर्कमस्टेंशियल थे। अच्छा। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिन्हें बोलते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर, पीएम रिपोर्ट के आधार पर, रिजॉर्ट के कर्मचारियों के बयानों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हम और कोर्ट जो है, हमने तो कोर्ट के सामने चीज़ों को प्रस्तुत किया और कोर्ट ने ये पाया कि वाकई हत्या इन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फांसी देना कोर्ट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस इसमें नहीं था। तो हालांकि अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट पे मैटर है, उन्होंने अपील लगाई है और जिस तरह से अब वीआईपी का नाम भी आ रहा है, तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये साजिश कुछ ज़्यादा बड़ी लगती है। तो हो सकता है कि अभी जिस तरह से वीआईपी का नाम भी एक्सपोज हो जाएगा या हो चुका है, उसे प्रूव करना है कोर्ट में, तो उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट भी सजा को हाई कोर्ट बड़ा कर दे, ये संभव है, या अन्य लोगों को भी इसमें आरोपी बना के उनको भी सजा करवाए। ये प्रबल संभावना है और उसी दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने अभी जिक्र भी किया एक वीआईपी का, इस पूरे प्रकरण में अगर हम शुरू से देखें और आज तक, तो वीआईपी का जिक्र हमेशा आता रहा है। लेकिन अगर आप देखें जो पहले फैसला हुआ है उसमें भी वीआईपी का जिक्र तो था, लेकिन वीआईपी को कहीं मतलब कोई खुलासा नहीं हुआ है।
अगर हम अब देखें जो अब आ रही है मीडिया में जो जानकारी आ रही है उसमें भी फिर वीआईपी का जिक्र है, लेकिन वही है कि आपने अभी एक मंत्री जी का बयान सुना होगा कि आप साक्ष्य लाइए फिर हम सीबीआई जांच के लिए जाएंगे, क्योंकि जनरली अब लोग आक्रोशित हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराए। कहीं ना कहीं उस पुराने फैसले से लोग संतुष्ट नहीं है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है। तो वो वीआईपी, आपको क्या लगता है वीआईपी को छुपाया जा रहा है या वीआईपी का कोई इतना बड़ा रोल है या नहीं है? क्या देखिए, ये वीआईपी जो शब्द है जी, इसका प्रयोग हमने नहीं किया था। अच्छा ये प्रयोग जो है अंकिता ने अपनी लास्ट चैट में किया था, अच्छा और उसने अपने बॉयफ्रेंड पुष्पदीप को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि सोमवार को इस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आ रहे हैं अच्छा। और उनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट चैट जो है वो अंकिता की थी। आप ये समझिए कि वो मृतका का अंतिम बयान था एक तरीके से, क्योंकि उसके बाद उसका कोई बयान तो दर्ज हो नहीं पाया, बिल्कुल क्योंकि उसी रात उसकी हत्या हो गई। जी, और जिस रात हत्या हुई उसके अगले दिन, हत्या 18 सितंबर 2022 को हुई, शायद उस दिन इतवार था, रविवार था, और सोमवार के लिए वो कह रही थी कि सोमवार को वीआईपी आने वाले हैं नेक्स्ट डे, और उसी रात उसकी हत्या हो गई। तो ये एक तरह से काफी कंक्रीट व्हाट्सएप चैट थी इस बारे में कि कोई ना कोई वीआईपी नेक्स्ट डे आने वाला था, और उसका जो कहना था कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा है वीआईपी को एक्स्ट्रा या स्पेशल सर्विस देने के लिए। जो हम लोगों को लगता है या अधिवक्ताओं को लगता है या जो भी कानून के जानकार हैं उन्हें लगता है कि उन वीआईपीज का नाम छुपाने के लिए, क्योंकि उस वीआईपी या उन वीआईपीओ का नाम अंकिता को पता चल गया था, और वो नाम छुपाने के लिए उसको जान से मार दिया गया। अच्छा क्योंकि और कोई बड़ा कारण हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से उनकी गलत डिजायर थी उसके लिए केवल अगर वो मना भी कर रही थी तो उसकी हत्या कर दी जाती, क्योंकि वो बड़े नाम थे और वो खुल जाते तो बहुत बड़ी बदनामी न केवल इस परिवार की होती, कुलकित आर्य की, डॉक्टर विनोद आर्य की होती, भारतीय जनता पार्टी, और वो लोग जो अभी आप देख रहे हैं वो सारे आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो संघ की भी बदनामी होती, भाजपा की भी बदनामी होती। तो मुझे लगता है या हम लोग जो भी कानून के जानकार हैं, हम इस कंक्लूजन पर कंक्रीट रूप से पहुंचे हैं कि कोई ना कोई वीआईपी जरूर था। और अब जैसे आप देख रही हैं कि नाम आए हैं, ऑडियो साक्ष्य आ गया है, ऑडियो साक्ष्य में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहे हैं। दूसरे अजय कुमार हैं जो महामंत्री संगठन हमारे प्रदेश के हैं। तो नाम ये देखिए, ये नाम पहले भी आए थे हमारे पास, हियर से एविडेंस हमारे पास पहले भी आया था, पहले भी लोग कह रहे थे, फोन पे कह रहे थे, परिजनों से मिल के कह रहे थे, मुझसे मिल के कह रहे थे, लेकिन वो अपनी गवाही डर के मारे कोर्ट में देने को तैयार नहीं थे कि अगर इतने बड़े नामों का खुलासा हम करेंगे तो हमारी जान पे संकट आ जाएगा, हमारे परिवार पे संकट आ जाएगा। और जब हम इस मांग को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में हमने, मतलब अंकिता के परिजनों ने बाकायदा अजय कुमार का नाम तो एफिडेविट फाइल करके भी दिया था कि इनका नाम आ रहा है, आप इनकी केवल कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच करवा लें कि 18 सितंबर 2022 के आसपास कहाँ थे। तो हम तो पिछली बार भी अजय कुमार का नाम का खुलासा कर चुके थे, अभी भी उनका नाम आ रहा है, और जो ये दुष्यंत गौतम है इनके बारे में भी चर्चा थी, लेकिन ज्यादा नाम अजय कुमार का आ रहा था। तो अजय कुमार का नाम हम 2-2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके दे चुके थे, लेकिन वहां से हमारी याचिका खारिज हो गई थी। कोर्ट ने हमें कहा कि आप अजय कुमार के खिलाफ जो कंक्रीट एविडेंस लाओ, तो वो हमारे पास नहीं था। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि एविडेंस लाना तो कहीं ना कहीं पुलिस का काम है? जनता कहाँ एविडेंस लाती है? अभी पीछे मंत्री जी का भी बयान आया था, उनियाल जी का, कि आप साक्ष्य लाइए, हम इसमें सीबीआई जांच कराते हैं। कितना सार्थक लगता है आपको ऐसा? देखिए, सुबोध उनियाल जी का जब मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, और मैंने उसी दिन रात को फिर फेसबुक लाइव आके कंडेम किया था उनकी बात को कि वो खुद भी शायद अधिवक्ता भी हैं और इतनी हल्की बात कैसे कह सकते हैं। साक्ष्य लाना पुलिस का काम होता है, बिल्कुल एसआईटी का काम होता है, या उसमें सीबीआई जांच हो रही है तो उनका काम है, या सीबीसीआईडी है वो जांच करेगी। जनता तो आपको केवल कह सकती है कि आप इसमें जांच करिए। ये जनता के पास कोई चीज आती है तो जनता अपने बयान, कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति आता है तो वो अपने बयान दर्ज करा सकता है, लेकिन मुख्य काम पुलिस का होता है, एसआईटी का होता है।
और अगर आपने लोअर कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पढ़ा हो तो उसमें जो यहाँ कोटद्वार में जज थी रीना नेगी जी, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है कि वीआईपी जरूर था, कोई संभावना है उसकी, लेकिन उसके बारे में एसआईटी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, चार्जशीट में उसके बारे में कुछ नहीं है, तो कोर्ट फिर उस बारे में कुछ आगे कर नहीं सकता था, क्योंकि कोर्ट फैसला पुलिस की चार्जशीट पे सुनाता है। जब गवाह पेश किए जाते हैं, जो चार्जशीट होती है जी, तो जब कोई चार्ज बना ही नहीं वीआईपी के खिलाफ तो लोअर कोर्ट कोई फैसला सुना नहीं सकती। और आप समझ सकती हैं कि एसआईटी ने ऐसा क्यों किया होगा। जब इतने बड़े बड़े लोग वीआईपी के रूप में निकल के आ रहे हैं तो नेचुरली राज्य सरकार का दबाव रहा होगा। और उस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि उस रिजॉर्ट को जो रेणु बिष्ट वहाँ की विधायक थी यमकेश्वर की, उन्होंने तोड़वा दिया बाकायदा खड़े होके। वो कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का मैं पालन कर रही हूँ। मुख्यमंत्री धामी जी आज कह रहे हैं बिल्कुल कि मैं हर बात के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री धामी जी के उस समय के ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने ही कहा था कि हमने अपराधियों का रिजॉर्ट तोड़वा दिया है। जो उस समय उत्तराखंड के डीजीपी थे अशोक कुमार, वो रिट्वीट कर रहे थे कि हमने अपराधियों का रिजॉर्ट तोड़वा दिया है। लेकिन मैंने जब उस इन चीज़ों को सुबह देखा, क्योंकि मैं शुरू से ही मामले को, तो मैंने इसका प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद जनता ने कहा कि आप रिजॉर्ट को कैसे तोड़ सकते हैं भाई, जब वहां पे हत्या हुई है, आप साक्ष्य कैसे नष्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो यहीं से सारा जो शक सुबह सरकार के खिलाफ है पैदा होना शुरू हुआ कि रिजॉर्ट तोड़वाया गया। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने रिजॉर्ट तोड़वा दिया, डीजीपी कह रहे हैं, और उसके बाद एसआईटी भी वीआईपी की दिशा में कोई खास जांच नहीं करती है। अभी सुयाल जी का भी मैंने परसों इंटरव्यू देखा था, बिल्कुल, उसमें वो धर्मेंद्र प्रधान का जरूर बता रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान नाम का व्यक्ति वहाँ पे आया था। वो बात भी हमने उठाई थी, वो पुष्पदीप के माध्यम से बयान आए थे कि वहाँ कोई आया था, क्योंकि हत्या के 1-2 दिन पहले पुष्पदीप भी उस रिजॉर्ट में आया था। अच्छा, तो उसने कोई व्यक्ति इस प्रकार का देखा था जो नेता टाइप का, वीआईपी टाइप का लग रहा था। वो व्यक्ति धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था, और उसकी डील डॉल देखकर हमें लगा कि ये भी वीआईपी हो सकता है, लेकिन उसका इस केस से कोई नाता नहीं था, ये बाद में निकल के आया। लेकिन सुयाल जी ने फिर आगे की बात नहीं बोली कि इसमें ऐसा भी था, दुष्यंत गौतम का भी नाम आ रहा था, अजय कुमार का भी नाम आ रहा था। वो सारी चीज़ें अंडर कारपेट डाली गई, और अब उर्मिला सनावर ने जो है अपने पति की कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से इस चीज़ का खुलासा कर दिया है। अभी जैसे अब ये उर्मिला सनावर की आप बात कर रहे हैं, इनके वीडियोस और इनके ऑडियोज सारे के सारे जो इन्होंने सोशल मीडिया पे बताए हैं, दिखाए हैं, वो सब वायरल हो रहा है, और लोगों का शायद ये मुद्दे को फिर वापस से चिंगारी इनके वीडियो से ही मिली है उर्मिला सनावर के। कल मैं मुख्यमंत्री जी का एक आया था और उन्होंने ये कहा कि ये ऑडियो की जो सत्यता है इसकी पुष्टि होने के बाद हम लोग इस पे कोई कार्रवाई कर सकते हैं कि इस तरह के ऑडियोज आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उर्मिला सनावर ने जो बातें कही हैं, जो उनके वीडियोज हैं, जो उन्होंने ऑडियो दिए हैं सोशल मीडिया पे, कितनी सत्यता हो सकती है उसमें? देखिए, जो ऑडियो साक्ष्य है वो तो 101% सत्य है। उसमें कोई टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह की भाषा शैली उस ऑडियो में देखेंगी, उसमें जिस तरह की गाली जो है सुरेश राठौड़ दे रहे हैं, उस तरह की गाली जो है एआई जनरेटेड ऑडियो नहीं देता है। वो गाली नहीं देता है, वो आपका ऑडियो जनरेट जरूर कर देगा, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से वो गाली दे रहे हैं वो सामान्य बोलचाल की भाषा जिस व्यक्ति की जिस तरह की होती है वो उस तरह से बिल्कुल है। तो उसमें कोई संभावना नहीं है कि वो टेम्पर्ड ऑडियो है। और मेरी उर्मिला सनावर जी से आज सुबह भी बात हुई थी। वो पुलिस कस्टडी में है इस समय। अच्छा। देहरादून में पुलिस कस्टडी में, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया है कि आपके पास जो साक्ष्य है उसका जो है फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, क्योंकि वो साक्ष्य उनका नहीं है, वो सुरेश राठौर का ऑडियो है। हाँ। तो आप ये मानिए कि वो ऑडियो एविडेंस जो है भाजपा के पूर्व विधायक का है, वो किसी चलते फिरते व्यक्ति का नहीं है। तो अगर उसका ऑडियो फॉरेंसिक जांच में मैच होता है जो होना है, उसके बाद सुरेश राठौर ने क्यों ऐसा कहा, इसकी पड़ताल तो सरकार को ही करानी है। बिल्कुल। अब सरकार बाद में उनके बयानों को कोर्ट में पलटवा दे, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो है कि सुरेश राठौर बार बार ऑडियो में जोर दे के कह रहा था कि गट्टू और ये अजय कुमार और ये लोग और वो करीब आधा घंटे से ऊपर का ऑडियो, और लोगों के भी नाम है उसमें। तो ये लोग वहीं आसपास टिके हुए थे और वहाँ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए ये लोग आने वाले थे
और इसी को लेके पुलकित आर्य जो है अंकिता पे दबाव बना रहा था कि ये लोग आ रहे हैं, ये बड़े नामी लोग हैं, आप इनको एक्स्ट्रा सर्विस देती हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब वो पैसे का होगा किस तरह से, वो ये तो बेचारी वो अंकिता है नहीं दुनिया में, उसने स्पष्ट मना किया और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी। यही इस केस की पूरी कहानी इतनी सी है। तो ये जो उर्मिला सनावर वाला जो आप बता रहे हैं वो पुलिस कस्टडी में है आपकी, उनसे बात भी हुई है, आप कितने आश्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर कि अब जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो सत्यता के आधार पर कितनी खरी होंगी? देखिए, जो वो मोबाइल साक्ष्य है, उनके मोबाइल में वो ऑडियो रिकॉर्ड है, उस जो नियम होता है, जैसा मुझे पता है कि भाई उस मोबाइल को जो है पुलिस जो है सील करके फॉरेंसिक जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजेगी या जहां भी भेजना चाहेंगे, वहां से उसकी पुष्टि होगी कि ये ऑडियो एकदम सही है। ऑडियो सही होने के बाद जो है सुरेश राठौर के बयान दर्ज कराए जाएंगे कि आपने किस बिना पे कहा, किस आधार पे कहा, आपको किसने कहा, आपने खुद देखा, आप कहाँ से जानते हैं। तो वो बयान जब आएगा तो उसके आधार पे जो है इन लोगों की गिरफ्तारी तय हो सकती है। लेकिन सुरेश राठौर की क्या भूमिका रहेगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वो जो कह रहे हैं उन्हीं बयानों पे कायम रहेंगे, जो कि हमें नहीं लगता, वो अभी से पलटना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारे पास सफिशिएंट एक क्लू आ गया है और हम ये चाहते हैं कि केवल सुरेश राठौर के बयान को दर्ज करा के मामला खत्म न किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज जिनकी अच्छी छवि हो, उनकी देखरेख में, उनकी मॉनिटरिंग में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे बिल्कुल ईमानदारी से इस मामले का खुलासा हो, पटाक्षेप हो कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि जब आग होती है तभी धुआं उठता है। अगर इन लोगों का नाम आ रहा है और पिछले 3 साल से आ रहा था, ये नहीं था कि हमारे पास ये नाम आ नहीं रहे थे, और हमने तो अजय कुमार का नाम एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में भी दिया हुआ है। लेकिन जब सरकार उनकी कॉल रिकॉर्ड नहीं निकालना चाहेगी, उनकी लोकेशन नहीं निकालना चाहेगी, तो फिर उन्हें पकड़ेंगे कैसे? जो सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं कि साक्ष्य लाइए, तो साक्ष्य किसने लाने थे? पुलिस ने लाने थे। अगर सिंपली दुष्यंत गौतम और अजय कुमार की 18 सितंबर 2022 की लोकेशन निकाल ली जाती, जैसे वो दुष्यंत गौतम अभी एक मुकदमा शायद उन्होंने यूकेडी, कांग्रेस और तमाम नेताओं पे कर दिया है, उन्होंने अपनी पूरी लोकेशन की, मेरी ये लोकेशन है, ये लोकेशन थी, मैं उस तरफ था ही, तो वो लोकेशन भी ये बताती है कि 18 सितंबर को दिल्ली में है। तो 18 सितंबर को दिल्ली में कितने बजे हैं? क्योंकि दिल्ली तो 3-4 घंटा दूर है हरिद्वार से। बिल्कुल। अगर वो सुबह दिल्ली में है तो दिन में यहाँ है, या दिन में दिल्ली में है तो रात को यहाँ है। अगर दिल्ली से भी ये बात हो जाए कि भाई हाँ आप आ जाइए, तो 3 घंटे में वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और संदेह और गहराता है क्योंकि वो 19 सितंबर को उड़ीसा में है। फिर क्यों जाते हैं उड़ीसा आप? अगले दिन, जिस दिन हत्या हो जाती है 18 को, उसके अगले दिन आप उड़ीसा चले जाते हैं, तो संदेह और गहराता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बात इतनी सी नहीं है कि सुरेश राठौर के बयान दर्ज करवा दिए जाएं या उर्मिला के पास जो ऑडियो साक्ष्य है उसका वो हो जाए। इसमें जब तक सीबीआई गहनता से जांच नहीं करेगी, इन लोगों की कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाली जाएगी, लोकेशन नहीं निकाली जाएगी, ये पुलकित आर्य या विनोद आर्य या रेणु बिष्ट या जो कैरेक्टर इसमें आए हैं, जिनके नाम आए हैं जी संदिग्ध के रूप में, आरती गौड़ उनका नाम भी आया है, आरती गौड़ भी, ये बयान भी आरती गौड़ का एक पहलू तो मुझे स्पष्ट है कि रिजॉर्ट तो उन्होंने कम से कम नहीं तोड़वाया था। उनका नाम जो है रिजॉर्ट तोड़वाने में तो नहीं है, क्योंकि रिजॉर्ट तोड़ते हुए थे सबने रेड विस्ट को वीडियो में देखा है। अच्छा। तो आरती गौड़ डायरेक्टली तो रिजॉर्ट तोड़वाने में नहीं थी, यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ। अब उनकी क्या भूमिका है, उनका क्यों नाम आता है, क्या भाजपा की कार्यकर्ता होने की वजह से आता है? क्योंकि उनके कई फोटो दुष्यंत कुमार गौतम को गुलदस्ता देते हुए तमाम बार बार दिखाई दे रहे हैं। अब वो संबंध किस स्तर के थे, अब ये तो इसके लिए बड़ी जांच की आवश्यकता है। हालांकि कई ऑडियो वीडियो उनके भी घूम रहे हैं सुरेश राठौर से बातचीत के, जो कि काफी अजीब किस्म के हैं, जिनको मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किए जा सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक इसको जो है गहनता से, जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, वो भी कोई इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जिनकी समाज में बहुत अच्छी छवि,
क्योंकि देखिए सीबीआई भी तो केंद्र सरकार की संस्था है जी। अगर राज्य सरकार एसआईटी को नियंत्रण में ले सकती है तो केंद्र सरकार सीबीआई को नियंत्रण में क्यों नहीं ले सकती? वो भी तो पुलिस ही वाले हैं। बिल्कुल। उनको बोला जाएगा नहीं आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे या पेंडिंग रखिए। कई बार क्या होता है कि सीबीआई जांच को लंबा खींच लिया जाता है। अगर इस जांच को 5 साल खींच लिया जाए तो अब इसके जांच का क्या औचित्य है? तब तक तो मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए खत्म ही हो जाएगा। तो एक टाइम फ्रेम भी तय होना चाहिए कि अगर सीबीआई जांच करेगी और उसमें कोई जज की मॉनिटरिंग होगी तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। अगर इस तरह से सारी चीजें होंगी तो अभी भी हमें उम्मीद है कि पूरा न्याय उस परिवार को और समाज को मिलेगा। और न्याय देखिए केवल वो अंकिता को नहीं मिल रहा है, वो आपकी बेटी को भी मिल रहा है, मेरी बेटी को भी मिल रहा है। क्योंकि इस तरह के जो अपराधी हैं जो छोटी छोटी बच्चियों पर इस तरह से गंदी नजर डाल रहे हैं उनको दंडित करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि हमारे भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं या आपकी बेटियां हैं, समाज में अन्य लोगों की बेटियां हैं, बिल्कुल वो भी तो नौकरी के लिए जाएंगी। और इसी तरीके से अगर उन्हें परेशान किया जाएगा, उत्पीड़न किया जाएगा तो वो सुरक्षित कहाँ है? इसीलिए अंकिता का केस जो है घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बेटियां घर घर में हैं। और सवाल सबके मन में यह है कि बेटियों को हम पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, काबिल भी बनाएंगे, लेकिन सुरक्षित कैसे रखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। आपका कंसर्न बिल्कुल सही है और इसमें मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि हम महिला सुरक्षा में कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम आज भी। अगर हमारी एक बेटी, हमारे देवभूमि की बेटी हमारे देवभूमि में ही सुरक्षित नहीं है और कहते हैं हम देवभूमि है, तो कहाँ की देवभूमि है इस तरह की? मतलब ये प्रश्न उठना लाजमी है हर व्यक्ति के, हर उत्तराखंडी और हर भारतवासी के जहन में तो आएगा ही आएगा। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पहला पहलू तो यह है कि वो सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही है? जैसा कि आपने भी बताया भी कि भाई प्रभावित करना हो तो फिर आप तो सीबीआई जांच भी प्रभावित हो सकती है, अभी आपने बताया, तो फिर कहाँ क्यों नहीं दे पा रही है? और कितने संतुष्ट आप लोग अगर वो जांच के लिए, जैसा भी कल मैं वीडियो देख रही थी धामी जी का, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो हम उसमें आगे चलेंगे जांच के लिए, तो कितने आश्वस्त हैं आप इसमें? देखिए धामी जी से उनके परिजन और मैं डायरेक्टली कई बार मिल चुके हैं, 4-5 बार हम लोग मिल चुके हैं। और उनको पता है कि ये पहले दिन से जो है सीबीआई जांच की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। अगर सीबीआई जांच की डिमांड न कर रहे होते क्यों मैं हाई कोर्ट जाता, क्यों हम सुप्रीम कोर्ट जाते, सड़कों पे क्यों हम आंदोलन करते? हम तो धरने पे भी बैठे हैं, श्रीनगर में हम धरने पे भी बैठे थे। और जब हम धरने पे बैठे हुए थे तो मुझ पर SC/ST का मुकदमा लगा के मुझे जेल भेज दिया जाता है। वो एक अलग पहलू। और उसके बाद मुझ पर एक आरोप और लगाया जाता है कि मैंने वर्दी भी फाड़ दी है। तो ये सब कुछ भी तो धामी जी के कार्यकाल में हुआ। तो क्या धामी जी को पता नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं, परिजन क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहता है? सब लोग न्याय चाहते हैं। अब धामी जी पर कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो VIP के रूप में आरोपित हैं वो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनके नाम खुलते ही भाजपा का जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल डिप होने वाला है, बिल्कुल कहेंगे ना कि 0 से भी नीचे जाने वाला है, और वो जा रहा है। यही चिंता का विषय है कि अगर वो सीबीआई जांच कराते हैं और वहाँ पुष्टि होती है तो फिर भाजपा का आगे प्रदेश की सत्ता में आना या देश की सत्ता में आना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बिल्कुल स्वार्थ है जिससे ये प्रभावित हो रही है, जानना आपका ये कहना है। बिल्कुल। एक चीज और है, जो 4 तारीख को भी आप लोगों ने एक रैली देहरादून में की थी अंकिता भंडारी इसी हत्याकांड को और सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत दूर दूर से और बहुत लोगों की उसमें भागीदारी थी। तो उस आंदोलन का आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है या इस तरह के आंदोलन की हमें आवश्यकता है अभी आगे? और बिल्कुल, देखिए उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो मुख्यमंत्री की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके तुरंत बाद ही हो गई है। 4 को हुई थी, कल 6 तारीख थी, तो एक दिन के बाद वो प्रेस हो गई। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए हैं धामी जी कि भाई ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपको राजनीतिक रूप से आपकी जो जमीन है वो खिसक रही है। क्योंकि उसमें भाजपा के लोग भी थे, कि बेटी तो देखिए, बेटी तो सबकी है, उसमें भाजपा के लोग भी हैं, उसमें कांग्रेस इस्तीफे भी सुनने में आए, इस्तीफे भी आ रहे हैं, बीजेपी के कुछ पदाधिकारी बिल्कुल दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। और मातृशक्ति जो भाजपा की बैकबोन है वो बहुत ज्यादा विचलित है। और अगर किसी ने अभी इस्तीफा नहीं भी दिया है तो आने वाले समय में देंगे। अगर इस तरह से हीला हवाली न्याय को लेकर हुई अंकिता को,
तो भाजपा की बहुत बड़ी जमीन खिसक जाएगी, जिसमें मातृशक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वो अभी चुप है, अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है, शायद इस वजह से चुप है। लेकिन जब बेटियों का सवाल लगातार उठेगा और एक दिन उनका धैर्य टूटेगा और इस्तीफों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है, और ये धामी गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बुरी स्थिति मैं समझता हूँ। नेगी जी, जैसे कि हमने देखा सोशल मीडिया ने एक अलग ही आंदोलन चलाया इस केस में। अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है हमारा, या जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और जनता, कितना सपोर्ट किया उन्होंने इस केस को उठाने में और इसमें न्याय दिलाने में? देखिए, आपको जैसा पता है कि मैं तो खुद ही पत्रकार हूँ। बिल्कुल। और मेरा जो वीकली न्यूज़पेपर है जागो उत्तराखंड है। अब क्योंकि अखबार पढ़ना लोगों ने कम कर दिया है, तो मैं भी सोशल मीडिया का ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। मतलब अगर अखबार छपता है तो उसके डिजिटल पेजेस जो हैं, फेसबुक पेज जो पढ़ते हैं वहाँ लोग पढ़ लेते हैं। और ये अंकिता प्रकरण तो हमने पूरा ही पहले शुरू जागो उत्तराखंड से किया था, और विजय पथ जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से किया था। और शुरुआती दौर में जो है, जो राष्ट्रीय चैनल है उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आक्रोश बढ़ा तो उसके बाद राष्ट्रीय चैनल या अखबार सब लोग मैदान में आ गए। तो जनता के बीच गया ये मुद्दा। बिल्कुल, जब जनता सड़कों पे उतरी, और देखिए सोशल मीडिया को तो जनता भी यूज़ कर सकती है ना, कोई भी कर सकता है कि कोई अपने फेसबुक से लाइव हो जाए या उसमें अपनी राय रखे या ब्लॉग बना दे या कुछ भी कर सकता है। चाहे वो व्हाट्सएप से आगे फिर उस चीज़ को सर्कुलेट करे, या फेसबुक पे आए, या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आए, ट्विटर पे करे। कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ी ताकत है। लोग कई बार कहते हैं कि इस ताकत का मिसयूज़ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मिसयूज़ कम होता है, इसके लाभ ज़्यादा हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर 2-4 नेशनल स्तर के बड़े अखबार होते थे या कुछ 2-4 चैनल होते थे, आप उनके पत्रकारों को, उनके संपादकों को मैनेज कर लीजिए, खबर ख़त्म। अब खबर आएगी ही नहीं, जनता को पता चलेगा ही नहीं, तो लोग आंदोलित कैसे होंगे? तो वो संभावना अब लगभग ख़त्म हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्रांतिकारी तो जो है वीडियो फुटेज लीक कर देता है और जनता के सामने सच आ जाता है। और जब सच आ जाता है तो जनता आंदोलित हो जाती है। तो ये तो मैं अच्छी बात मानता हूँ कि जनता तक सच आना चाहिए। और जनता, दूसरी सबसे बड़ी खूबी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब फेसबुक में जो वीडियो आते हैं उसका ये रहता है कि कोई भाई वो भी है तो साक्ष्य ही। अगर वीडियो एविडेंस आ रहा है, लिखने में तो आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको दिख रही है, अगर कोई किसी को मार रहा है तो मारते हुए दिखाई देगा ना आपको कि थप्पड़ मार रहा है, तो वहाँ पे अपनी राय रख सकता है जो भी उसे देख रहा है। हाँ। वो पुराने अखबार में नहीं था पॉसिबल, या टीवी में जो खबर आती थी उसमें पॉसिबल नहीं था। हाँ, वो एक तरफा चलता है कि आप देखिए। हाँ। लेकिन यहाँ अपनी राय भी आप रख सकते हैं, उस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने कमेंट्स के साथ। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। तो जैसे इस तरह की घटनाएं होती है हमारे समाज में, तो कितना लगता है आपको हमारे भारत का जो महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ ये नारे चलते हैं और दूसरी तरफ जो है वो अंकिता को लेकर पूरी जनता सड़कों पे, उत्तराखंड में तो कम से कम, और अब मैंने देखा है कि दूसरे स्टेट के लोगों का भी समर्थन अब इसमें मिलने लगा है। तो कितना लगता है आपको, क्या है ये महिला सुरक्षा को लेकर, हम कितने संतुष्ट हैं आज की डेट में? देखिए, दिक्कत केवल वहीं पे आ रही है जहाँ पे सत्ता पक्ष के अपराधी निकल के आ रहे हैं। अच्छा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही हो रहा है कि सत्ता पक्ष के अपराधी हैं, अगर चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो या यहाँ पुलकित आर्य का हो, ये सारे देखिए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग रहे। जहाँ सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वहाँ पुलिस भी ईमानदारी से काम कर लेती है, क्योंकि वहाँ तो सत्ता पक्ष खुद ही कहता है कि आप पकड़िए इन्हें। तो अब इसका तो यही है कि सरकारों की जवाबदेही तय करे जनता। अगर कोई सरकार बेईमानी करे इन्वेस्टिगेशन में या अपने अपराधियों को बचाने की कोशिश करे, तो उन सरकारों को फिर जो है जमीन पर उतारना भी आवश्यक है। हाँ। तो यही हो सकता है। अंतिम जो पावर है वो तो लोकतंत्र में जनता के पास ही है। जनता ही सिर पे चढ़ाती है तो जमीन में बैठा भी सकती है। तो जनता तय करेगी, जो गलत करेगा उसको सत्ता में रहने का फिर अधिकार नहीं है। आप जैसे व्यक्तिगत रूप से इस केस से पहले दिन से जुड़े हुए हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है आगे इसमें क्या होना चाहिए तरीके से, और कब आप संतुष्ट होंगे? वो कौन सा पैमाना होगा जहां पर कि आप संतुष्ट होंगे? देखिए, अब जो है ना, अब कोई बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया इस केस में। अगर आप चाहें तो इसके 6 महीने के अंदर पूरा केस क्लोज हो सकता है। आपके पास उर्मिला सनावर पहुंच गई हैं, उनका मोबाइल साक्ष्य आपके पास है, आप उसको सील करवा के फॉरेंसिक लैब
भिजवाए और उसको टाइम फ्रेम के अंदर उसको जांच करवा के वापस मंगाए। ऐसा ना हो कि वो लैब में जाए और 2 साल तक फिर वहाँ पड़ी रहे, ऐसा भी हो जाता है। डिले करने के तो कई तरीके हैं। आप बताएं कि भाई इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसके समाज इसके लिए आंदोलित है, आप 1 महीने के अंदर उसकी जांच करो। 1 महीने का टाइम भी नहीं है, वो तो तुरंत ही एक सीमा निर्धारित की। हाँ, मतलब 1 महीने के अंदर ये सारा कुछ करके कोर्ट में सुरेश राठौर के बयान दर्ज करवाए जाएं। और जैसे जनता की मांग है, परिजनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या हाई कोर्ट के कोई नामी जज, उनकी देख रेख में सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, जिससे कि जो ये वीआईपी बताए जा रहे हैं इनकी क्या भूमिका है, या रिजॉर्ट तोड़वाने में क्या रेणु बिष्ट की भूमिका है, क्या इसमें पुष्कर सिंह धामी की भूमिका है, उनकी भी तो भूमिका है ना। अगर वो ट्वीट कर रहे हैं रात को कि साहब अपराधियों का रिजॉर्ट तोड़वा दिया गया है, डीजीपी की, तत्कालीन डीजीपी की क्या भूमिका है अशोक कुमार की। और जहाँ पे वीडियो दिख रहा है साफ तौर पे रेणु बिष्ट कह रही है कि साहब मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन हो गया है, तो अब एसआईटी तो ये जांच अपने मुख्यमंत्री की नहीं कर पाएगी, अपने विधायक की नहीं कर पाएगी, अपने डीजीपी की नहीं कर पाएगी, तो इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता तो है ही है। तो ये जांच करवा दी जाए और एक टाइम फ्रेम फिक्स करके हाई कोर्ट में जब तक ये मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में ये एडिशनल साक्ष्य प्रस्तुत करके जैसे वीआईपी के नए नाम आ गए, अगर पुष्टि हो जाती है तो फिर उनको भी दंडित किया जा सकता है। तो ये जल्दी होना चाहिए क्योंकि मुकदमा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो गई, हाई कोर्ट में मामला है। जल्दी से 1 आध महीने के अंदर इसका पूरा खुलासा करके हाई कोर्ट में मामला रख लिया जाए। तो चलिए, ये भी एक अच्छा पहलू है कि पूरी जनता टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से कि कुछ न्याय मिलेगा और इस केस में बिल्कुल जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो यही हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और मेरे समझ से ये बात आनी भी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आगे की जो राजनीति है वो भी तय होगी, उसकी दिशा भी तय होगी। तो आशुतोष जी, आप अंकिता भंडारी वाले केस से तो आप जुड़े थे और काफी चीजें हमें आज जानने को भी मिली। थोड़ा सा आप क्योंकि यूकेडी से भी जुड़े हुए हैं, 2027 अब हमारा सामने खड़ा है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 2027 को लेके आप यूकेडी की तरफ से कितने आशान्वित हैं? देखिए, अभी पिछले 3-4 साल में जिस तरह से यूकेडी की चर्चा होने लगी है, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उससे पहले चर्चा ही नहीं हो रही थी। हाँ। और चर्चा होने का कारण यही है कि हम हर मुद्दे पे आ जाते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं, चाहे अंकिता का मामला हो, चाहे अभी आपने रिसेंटली केशव थलवाल वाला मैटर देखा हो, जिसमें धर्मेंद्र रौतेला करके एक इंस्पेक्टर पे आरोप है कि उसने जो है उसके साथ जो है अमानवीय कुकृत्य किए, तो वो मामला हमने उठाया। जहाँ भी जिसके साथ अपराध होता है, अन्याय हो रहा है, किसी की जमीन पे कब्जा हो रहा है, अभी आपने यहाँ कोटद्वार का मामला देखा होगा, एक चैतन्य जी हैं जिनके रिजॉर्ट बनाने के नाम पे 5.5 करोड़ से ज़्यादा ठगी हो गई। उस मामले पे हम आगे आके जो है उनके साथ खड़े हैं, हमने प्रेस की है, हमने डीएम से मुलाकात की है, एसडीएम से मुलाकात है, जहाँ भी जो भी गलत जहाँ हो रहा है वहाँ हम खड़े हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि छोटी छोटी भी दिक्कतें गांव वालों की होती हैं, गुलदार का हमला हो गया, ये वहाँ हम दौड़ के जाते हैं, वहाँ पे कंपेंसेशन दिलाने की कोशिश करते हैं। तो जो हम काम कर सकते हैं वो करते हैं। और मैं सभी लोगों को जो यूकेडी से जुड़ते हैं उन्हें यही कहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी जो होती है उसका सत्ता में आना केवल एकमात्र मकसद नहीं होता है, उसका अपनी जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसको एक सामाजिक संगठन के रूप में, एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में अपने क्षेत्र के, अपने मूल निवासियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि यूकेडी में आप आइए, आपका स्वागत है, समाज सेवा का भाव लेकर आइए, ये सोच के मत आइए कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जनता को आपको एमएलए बनाना होगा तो बना देगी, नहीं भी बनते हैं तो अपना काम तो करिए। बिल्कुल, इस भावना से आप आएंगे तो कभी भी निराश नहीं होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे और खुश रहेंगे कि मैं चलो ये किया। अब देखिए, आप अंकिता वाला तो मैंने ऐसे पत्रकार शुरू किया था, मैं उस समय पत्रकार था। बिल्कुल, अब लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे नेता मान लिया। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, जैसे आप पत्रकारिता करती हैं और आपके पास कोई मुद्दा आ जाता है और उस मामला बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, तो मैं आज भी वही सामान्य आशुतोष नहीं हूँ जो माइक आईडी लेके घूमता था। अब लोग मेरी बातें ज़्यादा गौर से सुनते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हाँ
अंकिता के केस को आगे ले जाने में आशुतोष नेगी की भूमिका है। बिल्कुल। आप हमारे चैनल पे आज आप मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं क्योंकि हमने देखा आपने जमीन पे संघर्ष किया उस मुद्दे के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छी भावना से आप काम करिए। सत्ता में आना होगा यूकेडी को तो आ जाएगी, नहीं भी आना होगा, अगर भाग्य में नहीं होगा तो देखिए ये तो ईश्वर के हाथ में है ना। तो आप अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए, अच्छा काम करिए और संतुष्ट रहिए। मैं तो यही कहता हूँ सभी को। एक चीज मैं और आपसे इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि आपने देखा इस समय हमारे पास जो यहाँ पर है वो तीनों स्तर पे बीजेपी की सरकार है और जनता बहुत ज्यादा, जो मुझे देखने में आता है कि कहीं ना कहीं प्रश्न है जनता के जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। एक तो बीजेपी का आप देखेंगे तो एक बहुत ही मजबूत संगठन वाली पार्टी है, धन भी है, बल भी है, सब कुछ है। आपको लगता है यूकेडी बीजेपी जैसी पार्टी का यहाँ पर सामना कर पाएगी और कितना सफल रहेगी? देखिए आप बीजेपी की बात करें तो जो सनातन की सुरक्षा की बात उन्होंने लोगों के मन मस्तिष्क में डाली है जी। कि हमारी सनातन को बचाने वाली पार्टी है, हिंदू धर्म को बचाने वाली पार्टी है। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म और ये सारी चीजें बचाने के लिए सबसे बड़ा कोई काम कर रहा है तो भैया हम तो बेटियों को देवी का रूप मानते हैं, तो हमसे बड़ा काम कौन कर रहा है? तो उस मामले में तो कम से कम अपने प्रदेश में जो है हम भाजपा से तो बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो बेटियों को बचा कहाँ रही है। आप देखिए हम इतना हो हल्ला कर रहे हैं, अभी भी अपराधी दंडित कहाँ हो रहे हैं। तो हम अगर बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, गौ को बचाना, बेटियों को बचाना, यही तो हिंदू धर्म है। और हम तो हिंदू धर्म का, सनातन का जो प्राइमरी उद्देश्य है उस पर काम कर रहे हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से सनातन को लेके एक छवि बनाई, यूकेडी की भी एक छवि जो है वो बन रही है लोगों के अंदर कि नहीं, जो प्रदेश का स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पे तो देखिए हमारी पार्टी है ही नहीं, हमारा तो क्षेत्रीय है, तो क्षेत्रीय पार्टी है। तो कहीं ना कहीं हम जो है भावनात्मक रूप से आप अगर सर्वे करेंगी तो भाजपा से ऊपर ग्राफ हमारा चला गया है। वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें लोगों का स्नेह भरपूर मिल रहा है और भाजपा से तो कई ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट में कि यूकेडी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, एक अगर आप बताएं, और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो क्या है? देखिए यूकेडी की ताकत यही है कि यूकेडी जो है भावनात्मक ढंग से लोगों के साथ जुड़ती है। जैसे मैंने कहा है कि हमने तो हर एक कार्यकर्ता को यही बोला हुआ है कि सत्ता का मत सोचिए, आप जन सेवा का सोचिए, अपने लोगों का जो दुख दर्द है उसमें उनके साथ खड़े होइए आप। और यही हमारा सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। हमारे सारे जितने नए लोग आ रहे हैं वो इसी भावना से आ रहे हैं, जो यूथ आ रहे हैं, पढ़े लिखे यूथ आ रहे हैं, वो इसी भावना से आ रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग भी वापसी कर रहे हैं, जो चुपचाप साइलेंट बैठ गए थे क्योंकि यूकेडी ने जमीन खो दी थी, कई कारण है उसके, तो बुजुर्ग भी लौट रहे हैं। और मातृशक्ति जो भाजपा की तरफ ज्यादा जुड़ी हुई थी अंकिता हत्याकांड के बाद खास तौर पे जो है उनका स्नेह भी हमें मिल रहा है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। कमजोरी हमारी जो है संगठन, उस तरीके से जिस तरह से भाजपा ने संगठन बनाए हुए हैं, उनके पन्ना प्रमुख से लेके और पता नहीं क्या क्या प्रमुख हैं, उस तरह का संगठन हमारा अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम पन्ना प्रमुख और ये तमाम इस तरह के भले ही ना बना पा रहे हो, लेकिन यूथ में हमने बहुत बड़ी पकड़ बना ली है। हाँ। और यूथ ही डिसाइड करेगा कि यूथ फिर, जैसे कोई लड़का है या कोई नवयुवती है, कोई बालिका है, वो अपनी माँ को, अपने पिताजी को, दादा दादी को, नाना नानी को किस तरह से समझाती है। हम यही कह रहे हैं कि भाई हमने तो, जैसे कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। बिल्कुल। तो जवानी हमारे साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि जमाना भी यूकेडी के साथ चलेगा। जैसे कि 2027 अब पास है, जैसे हम बात कर ही रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हो सकता है कि यूकेडी एक अच्छा प्रदर्शन करे, फिर भी बहुमत से दूर रह जाए, कुछ सीटें आपकी आ जाएं और आपको किसी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़े, तो क्या आप बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर इसके सोच सकते हैं सत्ता में आने की? देखिए ऐसा है कि हमने तय किया हुआ है, जो भी करना है अपने दम खंबे करना है। अच्छा। और भाजपा कांग्रेस हमारी जो भी हमारी रणनीति है उस पर बिल्कुल भी काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। हम राजधानी गैरसैंण चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं मूल निवास दीजिए, वो कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा यहाँ पे, तो आप लिव इन वाला कानून चलेगा यहाँ पे, भाजपा कह रही है। तो इनके साथ तो तालमेल बैठने का ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। या तो ये हमारी क्षेत्रीय विचारधारा को अपना लें भाजपा कांग्रेस, तब तो इनसे कोई बातचीत हो सकती है। हमें नहीं जाना है इनके रास्ते पे, इन्हें आना है। और अगर ये नहीं आते, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे,
अच्छा। और विपक्ष में बैठ के जब हम बिना विधानसभा के अपने लोगों की आवाज़ इतनी मजबूती से सड़क को उठा सकते हैं, तो विधानसभा में क्यों नहीं उठाएंगे? वहाँ तो हमें अधिकार होगा, वहाँ पे तो हमें मंच मिलेगा, तो हम विपक्ष रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इतना प्रेशर डेवलप करेंगे कि इन्हें राजधानी गैर से ले जानी पड़े, इन्हें मूल निवास देना पड़े। आज तो कोई भी पहाड़ी को गाली देके चला जा रहा है। अगर हमारे रहते हुए विधानसभा में कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो उसका क्या होगा, ये आप इमेजिन कर सकती हैं। ऐसा तो अब नहीं होगा। अगर यूकेडी का एक भी विधायक विधानसभा में होगा और कोई पहाड़ी का अपमान करने की सोचेगा भी, तो उसका क्या हश्र होगा, ये आप सोच सकती हैं कि क्या होगा फिर। तो हमारा पूरा जो पार्टी का सिस्टम है वो मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए है, उनके आत्मसम्मान के लिए है, उनको रोजगार दिलाने के लिए है। मतलब पार्टी बनी उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए। राज्य बनवाए हमने इसलिए कि हम अपने गोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, मतलब अपने हिसाब से चलाएंगे। वो हम चला नहीं पाए क्योंकि सत्ता हमारे पास नहीं आई। लेकिन अगर सत्ता नहीं भी आएगी, पूर्व में आपको लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें हुई थी कि जिससे जनता का एक समर्थन जो आपको मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिल पाया? देखिए, मेरा इस बारे में स्पष्ट मानना है कि जो क्षेत्रीय विचारधारा है वो ब्लड ग्रुप ही अलग है। वो ब्लड ग्रुप अलग है, वो राष्ट्रीय वाला ब्लड ग्रुप नहीं है। वो यहाँ घुलनशील है ही नहीं, उसको तो अलग ही करना पड़ेगा जो भी करना है। बिल्कुल। वो भाजपा कांग्रेस से उसकी मैचिंग नहीं होगी। आप ये देखती होंगी कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस में गए होंगे, अब तो कांग्रेसी वाले ज्यादातर जा रहे हैं भाजपा में। हाँ, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि सभी को पता है कि चीज एक ही है, ब्रांड एक ही है, नाम अलग अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूकेडी वाला कोई जो है कांग्रेस या भाजपा में चले, उसकी थू हो जाएगी, उसका जितना उसको सम्मान मिल रहा है एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो इस बात का हमें पूरी तरीके से आभास है और हम सभी लोगों से, यूकेडी से जुड़ने वालों से ही कहते हैं कि अब आपने अगर आ गए, पहले तो आप आइए मत, और आते हैं तो पूरा मन बना के आइए कि मरते दम तक यहीं रहना है। यहाँ से राष्ट्रीय विचारधारा में जाने की कोई भी संभावना नहीं है। मतलब वो ठीक वैसा ही है कि हिंदू बनने के बाद आप मुसलमान बन जाएं और फिर हिंदू बन जाएं, ये संभव नहीं है। मतलब आप एक बार जो है उनकी उस तरह से चले जाएंगे, जिस तरह से हमारा ना खान पान का ढंग है, बहुत सारी चीजें बहुत ही मुश्किल, असंभव मैं कहता हूँ कि जो चीज वो करते हैं वो हम चीज कर ही नहीं सकते हैं। हमारे भी मित्र हैं मुस्लिम, लेकिन हम जैसा वो करते हैं भाई वो तो हमारे धर्म में अलाउ ही नहीं है। तो वो ठीक वैसा ही है। एक बार अगर आप यूकेडी से भाजपा में या कांग्रेस में चले गए तो मतलब आप हिंदू से मुसलमान बन गए। अब आपको कितना भी आपके ऊपर गंगा जल छिड़क लिया जाए, आपका जो है यूकेडी का बनना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आशुतोष जी, आपको लगता है कि जैसे इस समय बीजेपी का जो कद है प्रदेश में, और कांग्रेस भी, अब देखा होगा आपने कि उस तरह की विपक्ष की भूमिका तो खैर नहीं निभा पा रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा उनके अंदर जो ये अभी संगठन में बदलाव हैं तो उनके अंदर भी थोड़ी ऊर्जान्वित तो है ही। आपको लगता है कि जो आप जैसी क्षेत्रीय ताकतें हैं उनको इस समय एकजुट हो जाना चाहिए? हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि फिर आप भी तो अलग अलग बैनर से सामने आ रहे हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए यूकेडी वाले तो हमारा पहले जैसे यूकेडी के कई फाड़ हो गए तो वो तो अब नहीं है यूकेडी, अब एक ही यूकेडी है। हाँ। लेकिन अन्य जो कुछ युवा हैं जिन्होंने कुछ मोर्चा बना रखा है, कुछ संगठन बना रखे हैं, हम लोगों की बातचीत होती रहती है और हम समझते हैं इस बात को कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा चुनाव में। तो चुनाव से पहले या तो साथ में यूकेडी में आ जाएंगे, और अगर किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए तो कुछ सामंजस्य बैठाने का निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। ये वो लोग भी जानते हैं कि अकेले लड़ेंगे, वो अलग लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, तो इसका लाभ जो है भाजपा को होगा, कांग्रेस को भी नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का संगठन भी काफी कमजोर हो चुका है। सीधा लाभ जो है, अगर कांग्रेस भी लड़ती है, यूकेडी लड़ती है, ये स्वाभिमान मोर्चा लड़ता है, तो ये वोट जो है सारा हम ही लोगों का जो क्षेत्रीय वोट है ही बढ़ जाएगा और भाजपा जीत जाएगी। ये स्पष्ट है। ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। तो इसके लिए फिर आप लोग मतलब तैयारी, हम बातचीत करते रहते हैं। तो चलिए नेगी जी, बहुत समय भी आपका ले लिया, बहुत सारी चीजों पे चर्चा भी हो गई है और बहुत सारे मुद्दे, अगर मुझे लगता है सारे मुद्दों पे बात होगी तो एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में करना आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोर्ट ऐसी बात नहीं है। और लेकिन चलते चलते मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि एक तो यूकेडी की योजनाएं क्या हैं 27 को लेकर, और फिर हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो अंकिता भंडारी वाला केस हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अभी आप देखिए कि जो जंगली जानवर हमारे उत्तराखंड में बहुत आतंक मचाया हुआ है, जनमानस परेशान है।
तो लेकिन मैं आपको ना, इस तो खैर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आधा घंटा अगर मैं पूरा बोलना शुरू करूं, लेकिन अगर मैं इसको ब्रीफ में आपको समझाऊं तो देखिए, पहला हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना कि मंदिर अयोध्या में बनना था, तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया। और ऐसे ही जो हमारा पहाड़ियों का मंदिर है राजधानी के रूप में, वो गैरसैंण है। अच्छा, हमने उस मंदिर की स्थापना गैरसैंण में करनी है, ये प्राथमिकता ये हमारा नंबर 1 है। जी। नंबर 2, 1950 का जो मूल निवास सभी राज्यों में लागू है, वो अपने राज्य में लागू करना है, क्योंकि उससे हमें हमारे मूल निवासियों को रोजगार का प्राइमरी राइट मिल जाए। हमारे मूल होने का फायदा मिलेगा। मूल का फायदा मिलेगा रोजगार में, सरकारी योजनाओं में। भाई हम इस राज्य के निवासी हैं तो हमें कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। और हमने आंदोलन करे। क्या हमें यही लाभ दूसरे राज्यों में मिल सकता है? क्या हम बिहार चले जाएं तो हमें प्राइमरी राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां बिहारी लोगों को मिलेगा। जब वहां बिहारियों को मिलेगा, गुजरात में गुजरातियों को मिलेगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियों को मिलेगा, तो उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को, पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलेगा? हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मूल निवास हमें चाहिए। हमें सशक्त भू कानून यहाँ पे चाहिए। जो जमीन की खरीदारी है, खरीद फरोख्त, हम उसको मूल निवासियों के बीच सीमित करेंगे। मतलब रजिस्ट्रियां जो हों वो मूल निवासियों, उत्तराखंड के मूल निवासियों के बीच हों। बाहर से कोई लोग आ रहे हैं अन्य राज्यों से, तो संविदा में लीज पे जमीन लेके, और उसमें भी जो मूल निवासी है उसका हित देखा जाएगा कि उससे कुछ लाभ हो भी रहा है कि नहीं। मतलब वो लीज पे ले ले, लंबे समय के लिए ठगी का शिकार हो जाए, ये भी इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं। तो लीज की कंडीशन भी थोड़ा टाइट करेंगे, ये भू कानून को लेकर करेंगे। जंगली जानवरों का आतंक ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है पहाड़ी क्षेत्रों की। इसका सॉल्यूशन उत्तराखंड क्रांति दल के पास वहीं पे है कि राजधानी गैरसैंण बनी, आपके विधायक मंत्री वहां बैठे, जो गाड़ियां नीचे दौड़ रही हैं, चहल पहल पहाड़ की ओर शुरू हुई। तो जंगली जानवर जो अब गांवों के अंदर घुस रहे हैं, वो इसलिए घुस रहे हैं कि लोग दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें उड़ा ही नहीं रहे। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी, पलायन रुकेगा, तो उनकी जो आवत जावत गांव की ओर बढ़ेगी, नेचुरली कम होगी। एक ये चीज। दूसरा, एक तो हम ये तय करेंगे कि जहां रिजर्व फॉरेस्ट है, जहां आरक्षित कर दिया है आपने जंगली जानवरों के लिए, वहां की बाउंड्री करके, उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग करके, सोलर फेंसिंग करके, इस तरह के भालू, गुलदार और इस तरह के जानवर सीमित रखे जाए उस क्षेत्र में। ये वन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि भाई उन्हें आप सीमित क्षेत्र में रखें। उसके बावजूद अगर कोई आदमखोर हो जा रहा है, भालू घुसा रहा है और किसी क्षेत्र में हमले कर रहा है, तो हम ग्रामीणों को सेल्फ डिफेंस का राइट भी देंगे कि अगर इस तरह के अटैक कहीं हो रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मवेशी मारे जा रहे हैं, तो हम अपने लोगों को राइट देंगे कि वो अपने लाइसेंसी हथियार से उन्हें मार सके। सेल्फ डिफेंस के राइट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहीं भी ये नहीं कहता कि सेल्फ डिफेंस के राइट में हम जंगली जानवर को नहीं मार सकते। सेल्फ डिफेंस के राइट में इंसान इंसान को मार सकता है। अगर कोई मुझ पे हमला कर दे और मुझे लगता है कि वो मुझे मार देगा, तो मैं उसे क्यों ना मारूं, ये मेरा प्राइमरी राइट है। तो वो राइट हम देने वाले हैं अपने लोगों को। इसके अलावा जो चीड़ के जंगल हो गए हैं पूरे, बिल्कुल हमने ये तय किया हुआ है कि ये चीड़ के जंगलों को हटाकर, मैंने ये देखा है, मैंने ये वॉच किया है कि चीड़ के जंगल ज्यादातर जो है नापलैंड पे हो गए हैं। लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ी तो नापलैंड में चीड़ के जंगल हो गए। तो हम लोगों को ये राइट देंगे कि आप अपनी नापलैंड से चीड़ के फॉरेस्ट हटाइए, और आप अगर वहाँ बगीचा लगाते हैं तो आप हमसे आप जो है पेड़ भी ले जाइए, सरकार फ्री में आपको पेड़ भी देगी, खाद भी देगी, घेर बाड़ का खर्चा भी देगी। और वो चीड़ का पेड़ जो है ना, वो आप ही का है। आज की डेट में शायद उसकी कीमत 5,000 है। आपने 10 पेड़ 20 पेड़ काटे, उससे आप अपना खर्चा भी निकालिए। जो उसको लैंड को डेवलप करने का खर्चा आ रहा है, वो चीड़ के पेड़ का फर्नीचर बना के उसको बेच के उस पैसे को भी आप रखिए। इस तरह की बड़ी योजना यूकेडी लेके आएगी। और ये सारा हमारा जो है पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। आप अगर किसी और पर्टिकुलर क्षेत्र में बात करना चाह रही हैं, तो ये मैं फल उद्यान की बात कर रहा हूँ, जिससे रोजगार का बहुत बड़ा सृजन हम इस क्षेत्र में करेंगे। इसके अलावा जो पशुपालन का पारंपरिक काम था वो हमने छोड़ दिया है, उसे कैसे डेवलप करना है। जैविक खेती का काम करेंगे जो पहाड़ी प्रदेशों में हो सकता है। टूरिज्म को लेके हमारी एक बहुत बड़ी योजना है कि जिस तरह से अभी यात्रा जो है केवल हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए चलती है, आपका कोटद्वार को जो है, क्योंकि आप कोटद्वार में इंटरव्यू ले रही हैं, कोटद्वार को एक प्रमुख हम जो है केंद्र बनाने वाले हैं पर्यटन। वैसे इस तरफ आप देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पर्यटक आए या कोई मंत्री कुछ भी। मैं थोड़ा कोटद्वार को लेके कुछ, क्योंकि कोटद्वार के काफी लोग देखते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल अभी मेरे दिमाग में है, तो कोटद्वार को लेके एक खास बात कहना चाहूंगा। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि
कोटद्वार जो है गढ़वाल के विकास का द्वार है, और इसका विकास का द्वार खुलेगा आपका लालढांग चिल्लरखाल सड़क से। हरिद्वार से जब आपकी कनेक्टिविटी बनेगी और जब पर्यटक को ये समझाया जाएगा कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आकर्षण है कर्णवाश्रम, जहाँ महाराजा भरत का जन्म हुआ और दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पल्लवी थी, वो जगह कोटद्वार में है, जहाँ से हमारे भारत को नाम मिला। जहाँ से भारत, ये खुद में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है कि भारत जिसके नाम पे पड़ा वो जगह है कहाँ। तो हम इस जगह पे पर्यटक को लाएंगे, इधर से पूरा ट्रैफिक चलेगा, पौड़ी होते हुए जो रूट अभी देख ही रही होंगी चौड़ा हो रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ से पर्यटक निकलेगा, वन वे करेंगे। अगर आप उधर से आते हैं और आपको दिल्ली एनसीआर इधर से जाना है तो वन वे करके कोटद्वार वाले रूट से हम इधर से आपकी निकासी करा देंगे। आप कुमाऊं मंडल से आते हैं तो कुमाऊं मंडल से मोहान मारचूला होते हुए जो रास्ता है वहां से भी कनेक्टिविटी ओपन करेंगे। रामनगर और कोटद्वार ये दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उधर से कॉर्बेट का एरिया भी है और आप इधर से भी जाओ तो इधर से भी कॉर्बेट का है, उधर से हरिद्वार से राजा जी भी, ये पूरी जो बेल्ट है हरिद्वार कोटद्वार रामनगर, ये बहुत जबरदस्त टूरिज्म का विकास हम करेंगे और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करके, जिससे कि अभी क्या हो गया है कि ऋषिकेश में बॉटल नेक हो गया है बहुत, मतलब उधर से आप जाओ भी उधर से और वापस भी आओ और वहां जाम में फंसे रहो। तो हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि भाई आप अगर इधर से जाएंगे तो वापसी में आप कोटद्वार से निकलोगे या रामनगर से निकलोगे आप, तो उससे क्या होगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा पूरे पर्वतीय क्षेत्र का, सब जगह रोजगार पहुंचेगा, लोग अपनी दुकानें खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, ढाबा खोलेंगे, गाड़ियां चलेंगी, टैक्सियां चलेंगी। तो कोटद्वार से लेके आपका पूरा चौबट्टा खाल, नैनी डांडा, धुमाकोट, लैंसी डाउन, ये पूरा जो बिल्कुल वीरान, यही तो ज्यादा बाघ भालुओं का आतंक हो रखा है, सारा एरिया डेवलप हो जाएगा। ये ज्यादा पलायन भी धरी है ना? ज्यादा पलायन इसी वजह से हुआ कि आपने कोई रोजगार के लिए किया ही नहीं, तो पलायन होना ही था। तो और कोटद्वार जैसी जगह में कनेक्टिविटी सब कुछ बहुत अच्छा है, जी जी जी, फिर भी यहाँ पे वो विकास की बयार अभी तक इंतजार ही हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है लालढंग चिल्लरखाल का भी एक महत्वपूर्ण, जैसा आपने बताया, पहलू है कि उसको अभी तक हमने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ था। वो प्राइमरी उसमें है कि भाई एक सिंगटाली पुल का वो था, तो सिंगटाली पुल के लिए भी हमने बहुत आवाज उठाई, तो वो अब बनने वाला है, वो बन रहा है। और अब ये लालढंग चिल्लरखाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा तो ये पूरा एरिया गढ़वाल का एरिया जो है पूरा, इसके आफ्टर इफेक्ट जो है गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक जाएंगे, सबको लाभ होगा। तो बहुत अच्छा लगा नेगी जी आप हमारे स्टूडियो में, और इतने टाइम भी आपने दिया, बड़ी जल्दी में भी आपको निकलना भी है, फिर भी हमारे साथ आप बैठे और अंकिता केस को लेके, जो कि आज मुझे लगता है देवभूमि हमारे उत्तराखंड के हर घर का एक मुद्दा बना हुआ है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, और आज वो नहीं है हमारे बीच, फिर भी लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि जो न्याय प्रक्रिया में जो देरी हुई, या जो अभी तक जो दोबारा से अब साक्ष्य उठकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि पुराना जो न्याय मिला था वो कितना था कि हम उस पर विश्वास कर सकें, कितना विश्वास करें हम उस न्याय पे जो दोबारा से चीजें आई हैं। तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छी दिशा में शायद हम आशान्वित हैं कि कुछ काम होगा, और आप लोग तो सड़कों पर हैं। तो चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं यही कहूँगा कि हमारी उत्तराखंड के लोगों के लिए की संदेश है कि देखिए, ये हम देवभूमि में रहते हैं, तो पहले तो हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इतना अच्छा वातावरण दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाएं, देश के अंदर जाएं, विदेशों में जाएं, आपको जरूर लगेगा जब आप लौट के आएंगे कि ना तो इस तरह की क्लाइमेट, ना तो इस तरह का वातावरण, ना इस तरह का कल्चर कहीं है। तो हमें एक तो इसमें गर्व महसूस करना चाहिए, और जो भी हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, वो हमें करनी चाहिए। खासतौर पर युवाओं के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने टाइम पे संघर्ष किया होगा, और युवाओं को करना सिर्फ इतना है कि वो आवाज़ें बुलंद करें, अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ये सारी आवाज़ें आपको बुलंद करनी पड़ेगी। और जब आप एक आवाज़ कहीं से उठाएंगे तो आपके पीछे आवाज़ें जुड़ती चली जाएंगी और न्याय ज़रूर मिलेगा। जो कमियां हैं, जो गरीबी है, लाचारी है, दुख दर्द है, वो दूर जरूर होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपने क्षेत्र की किसी भी दिक्कत के लिए आवाज़ बुलंद करें और युवा उसकी जिम्मेदारी लें। तो बहुत धन्यवाद नेगी जी आपका, आप जुड़े हमारे शो में। तो आप थे आशुतोष नेगी जी, और बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही है अंकिता भंडारी केस को लेकर,
ये हमारी बातचीत तो यहाँ पर रुक रही है, लेकिन हमारे सवाल खत्म नहीं होने चाहिए। हमें अपने प्रतिनिधियों से, हमें अपने जनमानस के बीच, कहते हैं कि सिर्फ न्याय जो है वो जनमानस के चिंतन में भी होना चाहिए और जनमानस के बीच वो बातें होती रहनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए और उनके उत्तर की जिम्मेदारी जो है वो हमें उत्तर मिलने चाहिए अपने सवालों के। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज ये चर्चा थी। मुझे लगता है ये चर्चा आपको अवश्य पसंद आएगी। और अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है वो सिर्फ अंकिता के घर वालों का नहीं है, हमारे पूरे उत्तराखंड का है, हमारी पूरी देवभूमि का है, हमारी एक बेटी का नहीं है, हमारी सारी बेटियों का है। तो हमारी बेटियों के लिए ये आवाज़ें उठती रहनी चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अगले शो में फिर आपसे एक नए व्यक्तित्व और नए विषय पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।